आज के इस नए गहन विश्लेषण यानी इस हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जो सिर्फ संख्याओं और भारी भरकम सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये उससे कहीं आगे की बात है। हाँ, ये एक पूरे राज्य के भविष्य की तस्वीर पेश करता है। आज शुक्रवार 6 मार्च 2026 है और हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का कार्यकारी सारांश। हम्म, हम अक्सर सोचते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए उबाऊ आंकड़ों का मतलब एक पुलिंदा होते हैं। सही कहा, वो मोटे मोटे दस्तावेज। हाँ, लेकिन यकीन मानिए आज की ये चर्चा एक राज्य के सिर्फ विस्तार करने से यानी एक्सपेंशन से लेकर गुणवत्ता और समावेशी विकास की ओर बढ़ने की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर इन कागजों पर लिखे डेटा के पीछे की असली ज़मीनी हकीकत क्या है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो है इन आर्थिक सर्वेक्षणों में छिपे हुए रुझान। जब हम डेटा की इन परतों को हटाना शुरू करते हैं तो हमें नीतियां, उनका क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर हो रहे बदलाव साफ नजर आने लगते हैं। एकदम साफ। ये सिर्फ पैसे का हिसाब किताब नहीं है, ये एक दिशा है। लेकिन देखिए, इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। डिस्क्लेमर देना जरूरी है। बिल्कुल, आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण पूरी तरह से आधिकारिक सरकारी सर्वेक्षण डेटा और दस्तावेजों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन करना या किसी का पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ केवल दस्तावेज में प्रस्तुत तथ्यों, रणनीतिक दिशा और उनके व्यापक आर्थिक प्रभावों का पूरी तरह से निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करने के लिए हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। तो चलिए सीधे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा यानी व्यापक आर्थिक चित्र पर आते हैं। जब मैंने सर्वेक्षण के शुरुआती पन्ने देखे तो आंकड़े सचमुच हैरान करने वाले थे। किस तरह के आंकड़े? सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है राज्य के वास्तविक जीएसडीपी का दुगुना होकर 3.03 लाख रुपए तक पहुंच जाना। ये एक बहुत बड़ा जंप है ना? और सिर्फ यही नहीं, प्रति व्यक्ति आय ने भी 1 लाख रुपए का जो एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आंकड़ा होता है उसे पार कर लिया है। हाँ, 1 लाख का आंकड़ा पार करना बड़ी बात होती है। सटीक रूप से कहें तो यह अब 1,16,663 रुपए हो गई है। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर से इसकी तुलना करें, जो कि करना जरूरी भी है, बिल्कुल, तो राज्य की विकास दर 7.02% है, जो राष्ट्रीय दर 6.5% से काफी अधिक है। हाँ, इसमें यह भी बताया गया है कि महामारी के बाद की रिकवरी में 8.4% की एक बहुत ही मजबूत कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट या CAGR दर्ज की गई है। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले जी, ये CAGR सुनने में बहुत भारी लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि मतलब एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। आसान भाषा में समझें तो CAGR का मतलब है कि अर्थव्यवस्था हर साल औसतन किस रफ्तार से बढ़ रही है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके बैंक खाते में चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता है। अगर ये 8.4% है तो इसका मतलब है कि महामारी के झटके के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था ने सिर्फ रिकवरी ही नहीं की है, बल्कि वो लगातार बढ़ रही है। हाँ, बल्कि हर साल लगातार एक मजबूत और स्थिर रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लेकिन इस विकास दर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात इसके पीछे का क्यों है। क्यों? मतलब ये ग्रोथ इसलिए मायने रखती है क्योंकि इसे राजकोषीय अनुशासन या कहें फिस्कल डिसिप्लिन खोए बिना हासिल किया गया है। अच्छा, इसका मतलब है कि बिना अंधाधुंध कर्ज लिए विकास हो रहा है। सटीक रूप से यही। अक्सर होता यह है कि जब कोई राज्य तेजी से विकास करने की कोशिश करता है तो वो भारी कर्ज के बोझ तले दब जाता है। हाँ, हमने कई राज्यों में ऐसा देखा है। बिल्कुल देखा है। लेकिन इस डेटा के अनुसार ऋण और GSDP का अनुपात जो महामारी के चरम के दौरान आपको याद होगा 36.8% तक पहुंच गया था। वो तो काफी ज्यादा था। हाँ, वो अब घटकर 25.3% पर आ गया है। अरे वाह! इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य अपनी आय से अधिक खर्च नहीं कर रहा है और कर्ज का प्रबंधन बहुत ही सधे हुए तरीके से हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। डेटा में निवेश के स्वरूप को देखना भी कम दिलचस्प नहीं है। मैंने देखा कि विकासात्मक व्यय बढ़कर 60.7% हो गया है। और 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार
पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर 29% तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा शायद इसलिए अहम है क्योंकि पैसा केवल रोजमर्रा के खर्चों या वेतन बांटने में नहीं जा रहा है। सही कहा। पूंजीगत व्यय को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किराए के मकान का बिल भरने के बजाय अपना खुद का घर बना रहे हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? यह 29% का निवेश बुनियादी ढांचे यानी नई सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों जैसी संपत्तियों के निर्माण में जा रहा है। यह आज के खर्च के रूप में कल की अर्थव्यवस्था की नींव तैयार कर रहा है। तो ये मैक्रो लेवल की बात हो गई। अब इस बड़ी तस्वीर से थोड़ा जमीन पर आते हैं। उस पहलू पर बात करते हैं जो सीधे आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। हाँ, ये बहुत अहम हिस्सा है इस रिपोर्ट का। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर के जो आंकड़े सामने आए हैं वे चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। 2017-18 में बेरोजगारी दर 7.5% थी, जो 2023-24 में भारी गिरावट के साथ मात्र 1.3% पर आ गई है। हाँ। अब रुकिए, 1.3%। ये गिरावट कुछ ही सालों में इतनी तेज है कि ये लगभग सच ना होने जैसा लगता है। हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगता है। वही ना, क्या डेटा सचमुच ये स्पष्ट करता है कि इतना बड़ा वर्कफोर्स अचानक कहाँ खप गया? मतलब क्या ये कोई सांख्यिकीय भ्रम है या जमीन पर कुछ बड़ा हो रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। जब कोई भी अर्थशास्त्री इतनी भारी गिरावट देखता है तो वो संदेह करता ही है। बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर हम डेटा के दूसरे हिस्सों को देखें तो ये पहेली सुलझ जाती है। ये गिरावट सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि श्रम भागीदारी दर, जिसे हम LFPR कहते हैं, उसके उछाल से समर्थित है। अच्छा। काम करने के इच्छुक और काम कर रहे लोगों का प्रतिशत 63.8% तक पहुंच गया है, जो कि 60.1% के राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। ये तो नेशनल एवरेज से भी ऊपर है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण वो वर्ग है जो पहले घरों तक सीमित था, महिलाएं। अरे हाँ, मैंने वो आंकड़ा देखा था। ग्रामीण महिला कार्यबल 16.6% से उछलकर सीधा 61.3% हो गया है। बिल्कुल। ये तो राष्ट्रीय ग्रामीण महिला औसत से भी पूरे 10.1% अधिक है। इसका मतलब है कि लैंगिक अंतर बहुत तेजी से कम हुआ है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये उछाल रातों रात या किसी जादू से नहीं आया है। तो फिर कैसे आया? ये पूरी तरह से एक लक्षित रणनीति का परिणाम है। डेटा बताता है कि 35.7 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों यानी SHG के जरिए सशक्त किया गया है। अच्छा, SHG का इतना बड़ा रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है। आज 2.92 लाख स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। इसके अलावा पलाश ब्रांड जैसी पहलों ने ग्रामीण महिलाओं को सीधा बाजार दिया है। पलाश ब्रांड? हाँ, इसके बारे में काफी सुना है। आज 46 पलाश मार्ट चल रहे हैं और 60 से अधिक स्थानीय उत्पादों को व्यावसायिक मंच मिल रहा है। जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनती हैं, तो बेरोजगारी की दर अपने आप जमीन पर आ जाती है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ा आंकड़ा जुड़ा है, मनिया सम्मान योजना। बिल्कुल, वो गेम चेंजर है। दस्तावेज के अनुसार इस योजना से 56.62 लाख महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए का लाभ मिल रहा है। अगर हम इस पैसे का गणित लगाएं, 56 लाख से अधिक महिलाओं के हाथ में हर महीने 2,500 रुपए आना, ये कोई छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पैसा वे स्विस बैंक में तो जमा नहीं कर रही हैं, वे इसे स्थानीय बाजार में किराने के सामान, बच्चों की पढ़ाई या कपड़ों पर खर्च कर रही हैं। ये सीधा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग को एक रॉकेट की तरह ऊपर ले जा रहा होगा। एकदम सही। अर्थशास्त्र में इसे हम मल्टीप्लायर इफेक्ट या गुणक प्रभाव कहते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट। हाँ, प्रत्यक्ष लाभांतरण यानी DBT के माध्यम से जब इतना पैसा सीधे निचले स्तर की अर्थव्यवस्था में प्रवेश करता है, तो स्थानीय दर्जी से लेकर किराना दुकानदार तक सबका व्यापार बढ़ता है और अर्थव्यवस्था का हर पहिया घूमने लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ छोटे स्तर पर नहीं हो रहा। औपचारिक अर्थव्यवस्था में 3.10 लाख महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME अब काम कर रहे हैं। ये सच में क्रांति की तरह है। लेकिन जाहिर है, जब लोगों की जेब में पैसा आता है और व्यापार बढ़ता है, तो उस व्यापार को चलाने के लिए सड़कें, बिजली और इंटरनेट भी चाहिए होता है। बुनियादी ढांचा बहुत जरूरी है। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर जब मैं नजर डालता हूं तो यहां भी एक अलग स्तर का काम दिख रहा है। 51,712 पंजीकृत कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए 100% ग्राम पंचायतों को डिजिटल कवरेज में लाया गया है। 100%? ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हाँ,
और भौतिक बुनियादी ढांचे की बात करें तो औसत यात्रा के समय में 42 मिनट से घटकर 28 मिनट की कमी आई है। सोचिए, एक व्यापारी जो रोज माल लेकर शहर जाता है, उसके लिए रोज 14 मिनट बचने का मतलब महीने में कई घंटों की उत्पादकता बचना है। समय ही पैसा है, ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। एकदम। सड़क घनत्व अब 188.79 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। लेकिन इन सब में जो आंकड़ा मुझे सबसे मजेदार लगा वो था नाइट टाइम लाइट डेटा। अरे हाँ, नाइट टाइम लाइट या NTL डेटा। ये आज के समय में जमीनी आर्थिक गतिविधियों को मापने का एक बहुत ही आधुनिक, निष्पक्ष और सटीक तरीका है। इसे समझने के लिए एक सादे और मजेदार उदाहरण को उपयोग करते हैं। मान लीजिए कि रात के समय अंतरिक्ष से कोई सैटेलाइट या कोई एलियन राज्य की तस्वीरें ले रहा है। एलियन अच्छा उदाहरण है। अगर राज्य चमक रहा है, जहां कारखाने चल रहे हैं, सड़कें रोशन हैं, बाजारों में देर रात तक हलचल है, तो इसका मतलब है वहां पैसा बन रहा है। बिल्कुल। और सर्वेक्षण के अनुसार इस नाइट टाइम लाइट डेटा में 75% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। ये शहरी आर्थिक गतिविधियों में एक बहुत बड़े उछाल को दर्शाता है। अंतरिक्ष से देखने पर राज्य अब 75% ज्यादा रोशन है। ये सच में कमाल का डेटा है। और इसके साथ ही शहरी स्वच्छता 75.9% और घरेलू विद्युतीकरण 99% तक पहुंच गया है। और ये रोशनी सिर्फ बल्ब जलने तक सीमित नहीं है। विद्युतीकरण और ऊर्जा की ये बात औद्योगिकरण के लिए बहुत अहम है। वो कैसे? सर्वेक्षण में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है पीक ऊर्जा घाटे में 77.3% की भारी कमी। यानी पावर कट कम हो गए हैं। बहुत कम। अब ये घाटा केवल 148 मेगावाट रह गया है। बिजली की इस स्थिरता ने शायद राज्य को भारत के शीर्ष 3 औद्योगिक राज्यों की सूची में ला खड़ा किया है। यहाँ एक टर्म और है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड या GSVA, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र का 44.1% योगदान बताया गया है। अर्थशास्त्र की गहराई में न जाते हुए क्या हम कह सकते हैं कि GSVA का मतलब राज्य के उद्योगों द्वारा तैयार किए गए कुल सामान और सेवाओं की वैल्यू है? आपने से बिल्कुल सही तरीके से संक्षेप में बताया। राज्य के भीतर जितना भी उत्पादन हो रहा है, उसका 44.1% हिस्सा अब सीधे उद्योगों से आ रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ, और ये सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। 83,363 नए उद्यम पंजीकरण इस बात का प्रमाण है कि MSME सेक्टर यानी छोटे और मंझोले उद्योग तेजी से अपनी जड़ें जमा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के इन बड़े इंजनों से हटकर अगर हम राज्य की आत्मा यानी कृषि क्षेत्र को देखें तो वहां भी एक रोचक बदलाव है। कृषि तो हमेशा से केंद्र में रही है। बिल्कुल, विशेष रूप से जिसे सर्वेक्षण में मड़ुआ क्रांति या रागी क्रांति कहा गया है। रागी की खेती का रकबा 19,030 हेक्टेयर से बढ़कर 38,000 हेक्टेयर हो गया है, यानी सीधा दुगना। और रागी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, इसके अलावा पशुधन और डेयरी में भी 5 से 7% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है, जहां दूध का उत्पादन 2.97 मिलियन टन तक पहुंच गया है। एक और चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है किसान समृद्धि योजना के तहत 100% सब्सिडी के साथ सौर पंपों का विस्तार। यह किसानों को डीजल के महंगे खर्च और बिजली कटौती से पूरी तरह आजाद कर रहा है। कृषि के साथ साथ यहाँ जो सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव देखने को मिल रहा है वो स्वास्थ्य और पोषण में है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, पारंपरिक रूप से सरकारें सिर्फ ये देखती थीं कि लोगों को पर्याप्त कैलोरी या अनाज मिल रहा है या नहीं। हाँ, कि बस पेट भर जाए। बिल्कुल, लेकिन इस सर्वेक्षण में फोकस कैलोरी से हटकर महिलाओं और बच्चों में एनीमिया दूर करने और कुपोषण से लड़ने पर आ गया है। ये एक बहुत ही बड़ा गुणात्मक बदलाव है। ये बहुत जरूरी भी है। तो इस नए फोकस को जमीन पर उतारने के लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए एक त्रिकोण या ट्रायड पर काम किया जा रहा है। त्रिकोण? हाँ, पहला फोर्टिफाइड चावल, दूसरा मुख्यमंत्री दाल योजना और तीसरा मुफ्त आयोडीन युक्त नमक। अच्छा। जब इन तीनों को मिला दिया जाता है तो ये केवल पेट भरने का साधन नहीं रहता, बल्कि एक संपूर्ण पोषण पैकेज बन जाता है। अब चुनौती ये थी कि ये सही इंसान तक पहुंचे। सही बात है, वितरण में बहुत लीकेज होती है। बिल्कुल, और इसे रोकने के लिए 60.21 लाख राशन कार्डों की 99.6% आधार सीडिंग की गई है। ओहो। हाँ, और 24,767 ई-पोस्ट दुकानों के माध्यम से वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसका सीधा असर लीकेज
यानी भ्रष्टाचार को रोकने में होता है। और जाहिर है जब पोषण सुधरेगा तो स्वास्थ्य के आंकड़े भी सुधरेंगे। मात्र मृत्यु दर जो 2016 में 165 थी वो 2021-23 के आंकड़ों में गिरकर 54 हो गई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सच में इसने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 70 को समय से पहले ही पार कर लिया है। शिशु मृत्यु दर भी 25 पर है। जल जीवन मिशन के तहत नल जल कवरेज 8.9% से सोचिए 8.9% से बढ़कर 55.17% हो गया है। बहुत बड़ा उछाल है ये। और खुले में शौच जो 2014 में 78% था वो घटकर मात्र 2% रह गया है। ये स्वास्थ्य और स्वच्छता के आंकड़े सच में एक बड़ी जीत है, लेकिन हर आर्थिक सर्वेक्षण हमें आईना भी दिखाता है। आईना मतलब कुछ कमियां भी हैं? हाँ, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र को देखें तो एक तरफ साक्षरता दर 76.7% हो गई है और लड़कियां हर स्तर पर लड़कों से आगे हैं। जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.02 है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या छिपी है ना? हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सर्वेक्षण इसे प्रतिधरण चुनौती या रिटेंशन चैलेंज कहता है। रिटेंशन चैलेंज। प्राथमिक स्तर पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 96.7% है, यानी लगभग सभी बच्चे स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। लेकिन माध्यमिक स्तर पर आते आते ये आंकड़ा धड़ाम से गिरकर 60.6% रह जाता है। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। इसका मतलब है कि 35% से ज्यादा बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं है, इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर राज्य में उद्योग आ रहे हैं, आईटी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन हमारे युवाओं ने 10वीं या 12वीं तक की पढ़ाई पूरी नहीं की है, तो वे इन हाईपिंग जॉब्स तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। वे तो सिर्फ कम आय वाली मजदूरी तक सिमट कर रह जाएंगे। एकदम सही। अगर इस ड्रॉप आउट रेट को नहीं सुधारा गया तो राज्य का जो जनसांख्यिकीय लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो एक चुनौती में बदल सकता है। एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्पष्ट रूप से और काम करने की जरूरत है। चलिए अब समाज के उस वर्ग की बात करते हैं तो इस राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है जनजातीय समुदाय। हाँ, सर्वेक्षण में इस पर विशेष जोर है। 25 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पेसा नियमों की अधिसूचना जारी होना एक ऐतिहासिक कदम है जो ग्राम सभाओं को वास्तविक शक्तियां सौंपता है। इसके अलावा 51 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। डेटा में 8 पीवीटीजी पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। ये पीवीटीजी असल में क्या है? पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, या कहें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। अच्छा। ये वे आदिवासी समुदाय हैं जिनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या घट रही है और जो आर्थिक या शैक्षिक रूप से अभी भी समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर हैं। उन पर विशेष ध्यान देना समावेशी विकास की सबसे बड़ी शर्त है। समझ गया। अब अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण और भविष्य के खनिजों को नहीं छोड़ सकते। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतने औद्योगिकरण के बावजूद राज्य का वन क्षेत्र 34.38% बना हुआ है। और इसके लिए जो तकनीक इस्तेमाल हो रही है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, ड्रोन एरियल सीडिंग। जरा कल्पना कीजिए, ड्रोन उन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों के ऊपर उड़ रहे हैं जहां इंसान नहीं पहुंच सकते और वहां से बीजों की बारिश कर रहे हैं। यह तकनीक और प्रकृति का बेहतरीन संगम है। पर्यावरण के मोर्चे पर एक और बड़ा आंकड़ा है, सौर ऊर्जा क्षमता में 138% की वृद्धि। कमाल है। लेकिन अगर हम भविष्य की अर्थव्यवस्था की बात करें तो सर्वेक्षण में लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर बहुत जोर दिया गया है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी वो खनिज जो हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी तक में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल सही। पूरी दुनिया आज इलेक्ट्रिक वाहनों और ग्रीन एनर्जी की ओर भाग रही है और ये सारी तकनीकें इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स पर निर्भर हैं। तो मतलब अगर राज्य इन खनिजों का सही दोहन कर पाता है तो ये वैश्विक सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन सकता है, बिना किसी शक के। इसके साथ ही जिला खनिज फाउंडेशन या डीएमएफ फंड से जो 16,252 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, उसका उपयोग खनन से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है। और इसी बुनियादी ढांचे का फायदा एक और सेक्टर को मिल रहा है, पर्यटन। डेटा बताता है कि घरेलू पर्यटन में 51.1% की भारी वृद्धि हुई है। 5.4 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ है, जो कि लोकल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। जब पर्यटक आते हैं तो स्थानीय कारीगरों की चांदी होती है।
यही कारण है कि तसर सिल्क बुनकरों की आय में 300 से 900% तक का जबरदस्त उछाल देखा गया है। ये आंकड़े सच में प्रेरणादायक है। और खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर यह है कि विकसित झारखंड 2050 के विजन के तहत एक झारखंड खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, सड़कें, रोजगार, कृषि, पोषण, खनिज और पर्यटन, तो एक बहुत ही स्पष्ट और व्यापक तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इन हजारों पन्नों और लाखों आंकड़ों का सार क्या है? देखिए, इस पूरे गहन विश्लेषण का सार ये है कि राज्य अब विकास के अपने शुरुआती विस्तार चरण यानी एक्सपेंशन फेज से आगे निकल चुका है। अब ये एक नए दौर में है। हाँ, जो 3 प्रमुख रणनीतिक स्तंभों पर टिका है। पहला है अभिसरण या कन्वर्जेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अलग अलग विभागों को अलग अलग काम करने के बजाय एक ही परिवार तक स्वास्थ्य, शिक्षा और राशन की एकीकृत डिलीवरी करना। सब कुछ एक साथ, एक ही जगह। बिल्कुल। दूसरा है जिला विभेदन या डिस्ट्रिक्ट डिफरेंशिएशन। हर जिले की चुनौती अलग है। जो रणनीति एक औद्योगिक जिले में काम करेगी, वो एक आदिवासी बहुल इलाके में काम नहीं करेगी। इसलिए कस्टमाइज्ड नीतियां बनाना। और तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है गुणवत्ता की ओर बदलाव यानी क्वालिटी ट्रांजिशन। इसका मतलब है कि अब सिर्फ ये नहीं गिना जाएगा कि कितने स्कूल या अस्पताल बने। तो क्या गिना जाएगा? अब ये देखा जाएगा कि क्या उस स्कूल के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, क्या उस अस्पताल में इलाज सही मिल रहा है। 2026 और उसके बाद की रणनीति परिणाम आधारित शासन पर केंद्रित होगी। इसका अंतिम लक्ष्य है बुनियादी ढांचे को सिर्फ कंक्रीट की इमारत ना रखकर उसे एक जीवित सेवा में बदलना। बुनियादी ढांचे को सेवा में बदलना। इसी बात से एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है, जिसे मैं इस डीप डाइव के अंत में सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। जब कोई भी राज्य अपनी बुनियादी ढांचागत कमियों को पाट लेता है, जैसा कि हमने नाइट टाइम लाइट्स की बढ़ती चमक और तेज होती इंटरनेट कनेक्टिविटी में देखा, तो असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है। सही बात है। श्रोताओं के सोचने के लिए ये एक बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ भौतिक विकास, चौड़ी सड़कें और हर गांव तक इंटरनेट पहुंच जाना अपने आप में काफी है, या अगले दशक की असली सफलता इस बात से तय होगी कि पंचायत स्तर पर बैठा एक नागरिक उस तेज इंटरनेट का उपयोग अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में कैसे करता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम उस बेहतरीन और महंगे डिजिटल नेटवर्क का उपयोग माध्यमिक स्कूलों में उस खतरनाक 35% ड्रॉप आउट रेट को कम करने और उस प्रतिधारण चुनौती को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कर पाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें यह याद दिलाता है कि अंततः हर आर्थिक आंकड़े का लक्ष्य सिर्फ कागज पर अच्छा दिखना नहीं, बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस आर्थिक सर्वेक्षण ने हमें केवल डेटा नहीं दिया है, बल्कि एक राज्य के भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट दिखाया है। मुझे भी यही लगता है। आशा है कि इस चर्चा से विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। इन विषयों पर शोध करते रहें और डेटा के पीछे छिपी कहानियों को तलाशते रहें।